कि फ़ौज की नौकरी में बड़ा ख़तरा होता है, बड़े सेक्रीफाइस होते हैं। जब आपके साथ बहुत अच्छे ब्रदर्स होते हैं, आपके जो साथी होते हैं, कंपेनियन होते हैं, वो जब आपके साथ हैं तो आपके वो डर की कोई बात ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप कन्विंस कर सकते हो। क्लास 8th में फर्स्ट टाइम मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया बास्केटबॉल कंपटीशन में। नए स्पोर्ट्स की तरफ हमेशा एंगेज रहें। कैसी जर्नी रही आपकी रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की? मैं पूरा प्रॉपर टाइम सेट करता था एंड उसी टाइम सेट में जितने क्वेश्चन मेरे हो पाते थे उसी के बेसिस में अपने मार्क्स इवैल्यूएट करता था मैथ्स के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और आज एक बहुत ही खास मौका है। आज मेरे साथ मौजूद हैं अमन कुमार, जो कि शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे पहले तो अमन आपको। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं ना, इस इंटरव्यू का एक बहुत खास ऑब्जेक्टिव है। इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, या फिर इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि इनको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई और उसको हम रिजॉइस करना चाह रहे हैं। इस तरह के इंटरव्यूज़ का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक स्टूडेंट जिसने कि अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करी, उसको अचीव करने की प्रोसेस में क्या मेहनत करी, क्या क्या हर्डल्स उनकी लाइफ में आए थे और किस तरह से उन्होंने हर्डल्स को पार किया है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसी तरह के हर्डल्स को फेस कर रहे हैं या इसी तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, वो इनसे रिलेट कर पाएँ और इनकी जर्नी से कुछ सीख सके, ताकि आगे चल के उनको भी सक्सेस हासिल हो सके, जैसे कि अमन आपको हुई है। तो बधाइयाँ तो मैंने आपको दे दी अमन। अब मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा ताकि लोग आपको और जानें और आपकी सक्सेस की जर्नी को पूरा समझें। तो अमन, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। सर मेरे फादर जो हैं सर वो एक रिटायर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर हैं एंड सर मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। सर मेरी एक सिस्टर है, वो अभी बी फार्मा कर रही है। एंड सर बीइंग इन अ सिविल बैकग्राउंड सर मुझे थोड़ा एक्सपोजर नहीं था बिल्कुल भी डिफेंस फोर्सेस का। सो सर दैट्स ओके। तो अमन, जैसे कि आपने बताया कि आप सिविलियन बैकग्राउंड से हैं और डिफेंस फोर्सेस का इतना एक्सपोजर नहीं था आपको, तो कैसे ये फैसला किया आपने कि आप एनडीए ज्वाइन करेंगे? एनडीए के बारे में पता कैसे चला आपको? सर एनडीए के बारे में सर मुझे क्लास 10th में ही पता चल गया था, बट सर जो रियल इंस्पिरेशन थी वो मुझे क्लास 12th में मिली। मेजर विवेक जैकब सर, आप सब जानते ही होंगे उनको। सर वो 9 पैरा के एक बहुत अच्छे वेटरन है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि आप वेटरन ऑफिसर्स से इंस्पायर हुए, और क्या आपको ये नहीं लगा कि फ़ौज की, जैसे कि जनरल परसेप्शन होता है सिविलियंस के अंदर कि फ़ौज की नौकरी में बड़ा ख़तरा होता है, बड़े सेक्रीफाइस होते हैं, ब्लड शेड होता है, तो क्या आपको ये कभी डर नहीं लगा? सर डर की तो कभी बात ही नहीं आती है सर, क्योंकि जब आपके साथ बहुत अच्छे ब्रदर्स होते हैं, आपके जो साथी होते हैं, कंपेनियन होते हैं, वो जब आपके साथ हैं तो आपके वो डर की कोई बात ही नहीं है। वैसे मैं ये बता दूं कि ऐसा होता नहीं है, पर जनरली ये परसेप्शन होता है लोगों में कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की, आर्म्ड फोर्सेस की जो नौकरी होती है बड़ी ख़तरनाक होती है। तो जितना ख़तरा सड़क पे चलने में होता है, शायद उतना ही ख़तरा वहाँ पे भी होता है, लेकिन क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है, वो वॉर लड़ते हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आपके मन में भय नहीं आया, और क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको रोका तो नहीं? ऐसा तो नहीं था कि वो रोक रहे थे कि नहीं बेटा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मत जाओ? सर यस सर, पेरेंट्स मुझे सजेस्ट कर रहे थे टू बिकम एन इंजीनियर। सर मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक या तो कोई सरकारी जॉब करूं डिफेंस को छोड़ के सर, क्योंकि मेरे फादर ऐसा मानते हैं कि डिफेंस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन सर। इसलिए मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई भी सरकारी जॉब करूं पर डिफेंस को नहीं। और सर वो चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल करूं, एनडीए अभी ना करूं, बिकॉज एनडीए इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारा रगड़ा रहता है, तो एक इनसिक्योरिटी रहती है पेरेंट्स के माइंड में। सर वो मुझे इंसिस्ट करते थे कि जेई का एग्ज़ाम दो। सर मैंने जेई का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, बाद में बहुत डांट खाया था सर। एंड देन सर मेरी मम्मी को भी थोड़ा बहुत था, बट मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी एंड वो मानती थी कि सर जिसमें मैं करूँगा मैं उसमें सफल हो जाऊँगा। अच्छा अमन, ये सिचुएशन ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आती, लड़कियों के साथ भी बहुत आती है सिचुएशन, कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा हो जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे उनको किसी भी वजह से आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना, या इसी वजह से कि उन्हें लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने में बड़ा ख़तरा है,
तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सुझाव दोगे कि कैसे वो कन्विंस करें अपने पेरेंट्स? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप कन्विंस कर सकते हो। मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि वो मुझे पहले अलाउ नहीं कर रहे थे, बट मैंने उनको अपने पैशन के बारे में बताया। तो एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका जो स्कूलिंग लाइफ रहा वो कैसा रहा? कौन कौन सी क्या आप एक स्टूडियस स्टूडेंट थे जो बहुत पढ़ाई करते थे, या फिर आप स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे? सर आई थिंक मैं स्टूडियस भी था और स्पोर्ट्स की तरफ भी एंगेज रहता था। सर मैं क्लास 6 से ही सर समर कैंप लगते थे हमारे स्कूल में, तो सर वहाँ पे मैं फुटबॉल खेलता था। एंड देन क्लास 11th में भी सर मैं स्पोर्ट्स में एंगेज रहा, मैं बैडमिंटन सीखा। एंड देन क्लास 8th में फर्स्ट टाइम मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया बास्केटबॉल कंपटीशन में, एंड चेस कंपटीशन में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया। बास्केटबॉल सर बहुत मेरा प्रिय गेम बन गया था। एंड देन इन क्लास 9 सर मैं जब मेरा समर वेकेशन हुआ तो मैंने सोचा कि अब कुछ नया सीखते हैं। सर मैं कहूँगा सबको कि कुछ नए स्पोर्ट्स की तरफ हमेशा एंगेज रहें। मैंने फिर स्विमिंग सीखी 1 महीने तक, एंड अभी मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ स्विमिंग में, बट मुझे बेसिक्स आती हैं। क्लास 9th में सर मैंने अपने आप को दोबारा से बास्केटबॉल में रिप्रेजेंट किया है। एंड देन क्लास 10th में सर क्योंकि कोविड टाइम आ गया था तो थोड़ा स्पोर्ट्स से मैं दूर रहा। एंड सर मैंने क्लास 10th में भी स्टूडियस क्योंकि बच्चा था, मैं ठीक ठाक था पढ़ाई में, तो मैंने 91.5% अचीव किया। एंड सर क्लास 10th के बाद सर मेरी सिटी चेंज हो गई थी। मैं पहले प्रयागराज में रहता था, देन मैं शाहजहाँपुर में आ गया। एंड देन वहाँ से मेरी एजुकेशन फर्दर हुई। एंड सर क्लास 11th में भी सर मैंने बास्केटबॉल में अपना जो इंटरेस्ट था वो कायम रखा। एंड देन सर क्लास 12th में सर मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। 18th सेंट मदर टेरेसा मेमोरियल एक इवेंट था, एथलेटिक मीट थी, वहाँ पे मैंने 50-100 मीटर मैराथन में, ओपन मैराथन में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। एंड सर क्लास 12th में भी सर मेरे 97.6% रहे। वंडरफुल। तो आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे जिन्होंने पढ़ाई और स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस कायम किया है, और कहीं ना कहीं एक वजह बनी होगी जो आप एसएसबी में रेकमेंड हो पाए। खैर, मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूंगा। एसएसबी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन। कैसी जर्नी रही आपकी रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की? क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई, उसको कैसे ओवरकम किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैथ्स में मुझे बेसिकली थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी, क्योंकि सर जो एनडीए का पेपर होता है मैथ का, सर उसमें क्वेश्चन तो अच्छे खासे होते हैं बट टाइम बहुत कम होता है। तो सर मैं प्रैक्टिस के लिए सर ओसवाल के पीवाईक्यूज, ओसवाल की बुक्स आती हैं कुछ पीवाईक्यू वाली, जिसमें ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं। 2017 से लेके मैंने 2022 तक वो ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड सर मैं ऐसे नहीं कि नॉर्मली बिना टाइमर के बैठ गए, मैं पूरा प्रॉपर टाइम सेट करता था। एंड उसी टाइम सेट में जितने क्वेश्चन मेरे हो पाते थे उसी के बेसिस में अपने मार्क्स इवैल्यूएट करता था मैथ्स के। एंड देन इससे मेरी सर बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में लैक करते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको क्वालिफाई करने में। और जो चीज़ आपने बताई है कि पीवाईक्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, मेरे ख्याल से मैथ्स ही नहीं दूसरे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये बात उतनी ही लागू होती, क्योंकि अपने सारे सब्जेक्ट्स की ही पढ़ाई करी थी। लेकिन पर्टिकुलरली मैथ्स क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज भी रखता है और बहुत इंपॉर्टेंस भी है उसका, तो यहाँ पे जो इन्होंने जो बात कही है, मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में लैक करते हैं या कमज़ोर हैं, वो पीवाईक्यू को आधार बनाकर उसके हिसाब से तैयारी करें। ये मैं भी वैसे मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझसे भी कोई स्टूडेंट आके पूछता तो मैं यही कहता हूँ कि मैथ्स में तुम पीवाईक्यू को आधार बनाओ और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। वही बात आज आपने कह दी। सर मैं ज्योग्राफी के लिए भी सजेस्ट करना चाहूँगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिक्स वाला की वीडियोस हैं जो कि राहुल सर की हैं, उससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको देखने से पहले आप पहले 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लें। मैं सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूँगा। ऐसे तो बहुत सारी 11th 12th अगर आपके पास दोनों का टाइम है तो आप दोनों कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद 1 महीने का टाइम था, देन उसमें केवल प्रिपेयर करना था, तो मैं केवल 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ पाया था। वो बुक आप पूरी रीड कर लें, देन उसके बाद अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं रिटन एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी की तरफ आऊँगा और जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सब बताइए, जब आप वहाँ पहली बार गए, कौन सा बोर्ड था आपका, कौन सी बैच थी, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें सामने आई, कैसे आपने उन चीज़ों को पार किया।
पूरी एसएसबी की अपनी जर्नी को नटशेल में सबके साथ साझा कीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा फर्स्ट डे था एसएसबी का, हम लोग करियप्पा द्वार से अंदर घुसे थे एसएसबी सिलेक्शन सेंटर ईस्ट के। बोर्ड आपका कौन सा था? सर मेरा बोर्ड 11 एसएसबी था। सर जब हम लोग का फर्स्ट डे था तो वहाँ पे अटेंडेंस होती है एंड सर मैं सबसे लाइन में सबसे आगे था। तो सर किसी ने जो वहाँ के एनसीओ थे उनने मुझे कॉल किया एंड सबका कहा कि अटेंडेंस सबकी लो। एंड देन वहाँ पे जब अटेंडेंस ले रहे थे तो एक प्रॉब्लम आ गई थी, कोई एक बच्चे ने अटेंडेंस मिस कर दी थी। एंड देन उसकी वजह से जब सब खत्म हो गए देन एनसीओ जो सर थे वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा हो रहा है कि हाउ विल यू गेट रिकमेंडेड, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। एंड देन उनने जो मुझे सुनाई सो मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड हो गया था उसी टाइम पे। एंड देन जब सर स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया तो वहाँ से मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि नाउ आई हैव अनदर 4 days टू प्रूव माई सेल्फ। सो जो फर्दर डेज थे मेरे बहुत अच्छे रहे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। मेरे जो दोस्त बने बेसिकली वहाँ पे काफ़ी मिलिट्री बैकग्राउंड से बने जो कि मेरे अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं। एंड क्योंकि मैं सिविलियन बैकग्राउंड का था मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मेरे जो दोस्त थे उसमें से एक जो दोस्त था मेरा मोहित दानू सर, उसके पापा पैरा कमांडो थे। एंड सर एक और दोस्त था 10 RR के अभिषेक भदौरिया सर, उसके पापा 10 RR में थे, राष्ट्रीय राइफल्स आप जानते हैं बहुत अच्छी यूनिट है। एंड देन सर हम लोग वहाँ पे सर बहुत एंजॉय करते थे। सेकेंड डे हम लोग थोड़ा क्या रहता है कि आप जब एसएसबी में रहते हो तो आपको रिटर्न की थोड़ी बहुत चिंता रहती है, तो आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हो। लेकिन जो आपके जीटीओ वाले डेज होते हैं आप रियलिटी में वहाँ पे एंजॉय बहुत करते हो। एंड देन सर जो जीटीओ वाले डेज थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का सबसे पहले हम लोग का जीडी हुआ। देन सर मेरा जीडी बहुत अच्छा हुआ था। क्या टॉपिक आया था और क्या फिश मार्केट वहाँ क्रिएट हुआ और आपने उसको कैसे हैंडल किया? सर एक्चुअली हम लोग ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके जो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपके बैच में क्योंकि वहाँ पे जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सीरियल वाइज ग्रुप बनाए जाएंगे। तो एक रात पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया था कि सबको एक चांस देना है, ठीक है। एंड देन वहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठाया एंड सबको पॉइंट्स बोलने का मौका दिया। एंड सर टॉपिक ईजी आए थे, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे। और मैं ये कहूँगा काफ़ी बार ये होता है कि आपके जो दोस्त हैं वो एक ही सारे सेम वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, लीड ले लेते हैं। एंड देन मैं कहूँगा कि अगर सारे दोस्त सेम लीड ले रहे हैं तो आप कोई दूसरी लीड ले लो। मैं ये कहता हूँ जो जीडी का टॉपिक होता है वो उसमें जो सारी लीड्स होती हैं इक्विवेलेंट होती हैं। जीटीओ ये जज नहीं करता है कि आप कौन सी लीड ले रहे हो, बट ये जज करता है आप क्या वैल्यू पॉइंट ऐड कर रहे हो अपनी जीडी में। एंड देन सर जीडी के बाद लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट में सर मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने पूरा 3 मिनट्स तक अपना बोला। मैं आपको लेक्चरेट से पहले रोकूंगा और ये सबको बताना चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आपने प्री प्लान कर लिया था ग्रुप डिस्कशन से पहले कि फिश मार्केट क्रिएट नहीं होने देंगे। ये भी एक आपकी क्वालिटी है कि आपने वो सिचुएशन पहले से ही सबको अवेयर करके वहाँ पर केओटिक सिचुएशन होने नहीं दी। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। अब आप लेक्चरेट के बारे में बताइए। और हाँ, एक और चीज़, इन्होंने जो एक बात बोली कि पॉइंट्स जो आप दे रहे हो, पहले दे रहे हो बाद में दे रहे हो मैटर नहीं करता है, जो पॉइंट आप दे रहे हो वो कितना रीजनेबल है। जैसे इन्होंने कहा कि वैल्यू ऐड करना चाहिए, वो डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए या डिस्कशन को किसी कंक्लूजन पे लेके आना चाहिए। तो वही बात आपने कही वैल्यू एडिशन की, मैं उसको रीजनेबिलिटी बोलता हूँ कि जो पॉइंट आप बोल रहे हो वो रीजनेबल होना चाहिए। अब लेक्चरेट के बारे में बताइए। सर लेक्चरेट का जो मेरा कार्ड आया था उसमें बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता कि जो ऊपर के 2 टॉपिक्स हैं। सो मैंने एक एवरेज टॉपिक लिया था, बट सर मैं उस पर पूरा 3 मिनट तक बोल पाया। मेरा टॉपिक था स्पोर्ट्स एजुकेशन इन इंडिया। तो सर इसमें मैंने सारे वैल्यू एडिंग पॉइंट्स थे कि स्पोर्ट्स एजुकेशन हमारे इतिहास से ही चला आ रहा है। हमारा जो कबड्डी गेम है वो पांडवों के टाइम से खेला जा रहा है एंड फ्रॉम दैट टाइम अभी तक उसको खेला जाता है। एंड हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्पेशली इन हरियाणा। हमारे साथ काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये सब मैंने बोल के अपना जो लेक्चरेट था उसको
पहले अच्छे से डिवाइड कर लिया था एंड देन उसको बहुत अच्छे से नरेट कर दिया। अगेन यहाँ पे भी वही बात निकल के आ रही है, वैल्यू एडिंग। क्योंकि देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गाय के ऊपर निबंध एक दूसरी सेकंड क्लास का स्टूडेंट भी लिख सकता है और एक कॉलेज स्टूडेंट भी लिख सकता है, लेकिन अगर एक कॉलेज स्टूडेंट गाय के ऊपर निबंध लिखेगा, ऐसे लिखेगा, तो वो लगना चाहिए कि कॉलेज स्टूडेंट लिख रहा है। इन्फॉर्मेशन वैसी होनी चाहिए, 2 सींग 4 पैर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनको स्पोर्ट्स एजुकेशन इन इंडिया आया, तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ मेरे को जो अच्छी लगी, इसलिए नहीं कि मेरा सब्जेक्ट है, बट इसलिए क्योंकि एक्चुअली यही तरीका होता है, उसकी हिस्ट्री से उठाया उसको, कि भारत में स्पोर्ट्स एजुकेशन का इतिहास बहुत पुराना है। तो ये चीज़ तब हो पाती जब आप कूल कंपोज्ड होते हो, तब आप इस तरह की चीज़ सोच सकते हो। लेकिन अब आपके पास में एक आइडिया जनरेट कर दिया इन्होंने कि कोई भी टॉपिक अगर आपके पास आता है ना, तो दुनिया में अगर ये बॉटल भी मेरे सामने रखी हुई है ना, तो इसका भी एक इतिहास है। तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोल रहे हो ना, उसके इतिहास से अगर आप शुरू करोगे तो आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, एक क्रम मिल जाता है। फिर उस क्रम में आप आगे बढ़ते हुए उस टॉपिक के साथ में जस्टिस कर सकते हो। आगे बताइए सर। आगे सर हम लोग का ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है कैसे किया जाए, उसमें भी क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या समाधान निकाल कर पहुँच जाना ही ऑब्जेक्टिव होता है, या वो अपने आपके अप्रोच को देख रहे होते हैं। सर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मैं ये कहूँगा कि सर आप हमेशा ये नहीं है कि आप बल्ली उठा रहे हो, रस्सी उठा रहे हो, आप आगे भागे जा रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आप आइडियाज़ दो। जीटीओ आपको पूरा आइडिया देता है, आप बीच में अपनी जो पोजीशन है वो स्विच भी कर सकते हो। जीटीओ आपको ऑप्शन देता है अगर आपके पास वैलिड आइडिया है। तो मैंने काफ़ी बार ऐसा काम किया जिसकी वजह से जीटीओ मुझसे इम्प्रेस हुए। एंड सर काफ़ी बच्चे ऐसे कुछ बताइए ना, कैसे इम्प्रेस हुए, कुछ एक इंस्टेंस बताइए। ओके सर। सर हुआ क्या था, जब हम लोग का ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज चल रही थी, देन सर उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि एकदम आगे भागने रखते हैं, उन्हीं के पास बल्ली होती है, उसी के पास रस्सी होती है, एंड आपके पास कुछ होता ही नहीं है और आप एकदम पीछे चल रहे होते हैं। वो आपको जाने भी नहीं देंगे आगे और पीछे ही आप रह जाएंगे। तो मैं ट्राई करता था कि एकदम मिडिल में रहूं। देन उसके बाद जैसे ही मौका मिलता था मैं आगे आता था, जब मेरे पास कोई वैलिड लॉजिकल सोल्यूशन होता था उस चीज़ का। एंड देन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ बच्चों का ऐसा होता है जिनका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज अच्छी नहीं जा पाती है। देन आप एक और बार अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो हाफ वाले टास्क में। उसमें मैंने अपने जो मेरे ग्रुप था उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जीटीओ मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उसके बाद जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होता है उसमें तो मैंने एकदम झंडे गाड़ दिए थे। उसमें मैं कहूँगा कि जितने भी पूरे प्रयागराज में स्टूडेंट्स आए थे, मेरे बैच में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स मैंने किए थे, क्योंकि मैं एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा रहा हूँ। तो मैंने 15 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए थे और कोई नहीं कर पाया था। एंड उसकी वजह से जो जीटीओ पे मुझ पर इंप्रेशन पड़ा, क्योंकि मैं अपने जो साइकी होती है उसमें भी मैं लिख के आया था कि मैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उसकी वजह से जो एक होता है ना आपका मनसा वाचा कर्मा मिल रहा है, तो ये पता चल जाता है कि आप एकदम सच्चे हो, ऑनेस्ट हो। बिल्कुल, ये पॉइंट जो इन्होंने बोला है, मैं इस पॉइंट पे रोक के आप सबके साथ में बात करके बोलना चाहूँगा कि ये बात हम भी कई बार बोल चुके हैं। प्रथमेश सर भी ये बात साइकोलॉजी के क्लासेस में आपको, साइक टेस्ट की क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि जो आप वहाँ पे लिखते हो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर में, वो जस्टिफाई होना चाहिए आपके एक्शन से और आपके वर्ड्स से। तो मनसा वाचा और कर्मणा जब मिलते हैं तो वो स्टूडेंट के रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने इस तरह के टास्क को बहुत अच्छे से ना किया हो, लेकिन फिर वो बात उसके वहाँ पे भी मैच हो रही कि हाँ यार, इस स्टूडेंट का कोई ऐसा ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है आउटडोर एक्टिविटीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से करोगे तभी आप रेकमेंड होगे, लेकिन अगर आपने लिखा है PIQ में कि आप एथलीट रहे हो, तो फिर वहाँ पे वो शो होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, मेडिकल से स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप मेडिकल बोर्ड में गए थे तो कौन कौन से टेस्ट आपको एनकाउंटर हुए थे, किस तरह से वो टेस्ट हुए थे? सर काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं। सर सबसे पहले हम लोग को बोला गया था, जब हम लोग का रिकमेंडेशन हो गया था, हमारे जो CHM आए थे शाम को मिले थे, उनने कहा था कि अब से पानी पीना
शुरू कर दो, खाना खाना ख़त्म कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग का यूरिन वाला टेस्ट होता है, देन हम लोग ने वो किया, अल्ट्रासाउंड होता है बेसिकली आपका, एंड देन काफ़ी सारे टेस्ट चलते रहते हैं, जैसे आपका फिर ENT होता है, देन आपका आई का टेस्ट होता है, एंड देन आपका सेवरल टेस्ट हैं जैसे कि एक्सरे। काफ़ी बच्चों का एक्सरे में रह जाता है क्योंकि उनका अच्छे से एक्सरे नहीं आ पाता है। जब उनको कहा जाता है कि आप एक्सरे में सही से खड़े रहो, आप पूरा सांस अच्छे से लो। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे जिनका एक्सरे सही से नहीं हो पाया था, उसकी वजह से उनको टेम्परेरी रिजेक्शन मिल गया। एंड देन उसके बाद जब उनने दोबारा अपना अपील मेडिकल बोर्ड दिया, उसमें उन लोग का जो एक्सरे था वो सही आ गया क्योंकि उनने सही से जो चेस्ट होता है वो सही से एक्सपैंड नहीं किया था। एंड देन सर काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल में मज़ा बहुत आता है क्योंकि आप पहली बात आप कोई प्रेशर नहीं होता आपके दिमाग में कि हाँ अब रिकमेंडेशन है, पेपर देना है। एंड देन जो SSB के बाद जो मेडिकल में मज़ा है, एक क्या बोलते हैं कि आपके जो दोस्त होते हैं वो और आपके साथ क्लोज हो जाते हैं क्योंकि आप एक ही जगह वेट कर रहे होते हो, एंड देन आप बहुत बीच में डिस्कशन करते हो, एंड देन आपका इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अब आर्म फोर्सेस ज्वाइन आप करने वाले हैं, 3 चॉइस होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपने क्या चूज़ किया? सर मैंने आर्मी चूज़ किया है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर था 9 पैरा के लिए। मैंने पहले ही बताया कि मैं मेजर विवेक जैकब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। एंड सर आई थिंक आर्मी इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर मी बिकॉज सर मैं थोड़ा नेवी से थोड़ा बहुत टच में नहीं था, एंड एयरफोर्स का भी मैं टच में नहीं था, बट मैं कहता हूँ कि मैं आर्मी से ज़्यादा टच में था। मेरे काफ़ी जब मैंने अपने पापा को अपने पैशन के बारे में बताया था तो पापा ने सजेस्ट किया था कि कुछ पापा के दोस्त थे शाहजहाँपुर कैंट में जिससे पापा मिलवाने जाते थे, देन उनने मुझे बहुत इंस्पायर किया, एंड आर्मी का मेरे अंदर जज्बा वहीं से आया। एंड सर काफ़ी जो मेरे कर्नल पापा के जो दोस्त थे कर्नल, उनने भी आर्मी के बारे में जो बताया, जो लाइफ होती है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। सो दैट्स ओके, वंडरफुल। अमन, दिस वाज रियली वंडरफुल कॉन्वर्सिंग विथ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें बताई तैयारी से जुड़ी हुई अलग अलग स्टेजेस में, कई स्टूडेंट्स हैं जो आपसे रिलेट कर पाएंगे और आपकी बताई हुई चीज़ों से उनको उनकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी, जो कि इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव भी था। थैंक यू वेरी मच अमन, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर।